तो साल का सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? हर साल का कोई एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा पैसा लेकर के आता है, जो सबसे ज़्यादा भावनाओं को क्रिएट करता है, जो सबसे ज़्यादा आपको सक्सेस देता है किसी भी फील्ड में। करियर को अगर हम देखें तो उसमें न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है? से कई बार अपने आसपास के दोस्तों को देख करके, कई बार हम कॉलेज या सोसाइटी के लोगों की बातें सुन करके हम अपने करियर को चूज़ करते हैं। शादी की बात जब भी इस देश में चलती है तो एक सवाल जरूर आता है, सलमान खान की शादी कब होगी? ये हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन भी एक तरह से हम मान सकते हैं यहाँ पर। 13 नंबर को इतना अशुभ क्यों माना जाता है? इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीज़ें होती हैं उसको भ्रम में डाल करके आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। नाम चेंज हो गया, ठीक है, उनको रिजल्ट अच्छे मिलने लगे, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई नाम चेंज कराए और वो बैकफायर हो जाए, मतलब रिजल्ट और उसके खराब होने लगे? ऐसा भी हो सकता है नाम चेंज करने से? कई बार ऐसा भी हो रहा है कि अधूरी नॉलेज के कारण से कई लोगों का इस साइंस से विश्वास उठ गया। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये पर्टिकुलर नंबर्स आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव और ये है आरजे गौरव टॉक्स, जिसमें इस बार मैं आपको नंबर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूं। मतलब मैं घड़ी देख रहा था अभी, तो उसमें भी इतने सारे नंबर्स हैं। हम पैदा होते हैं तो डेट, जिस दिन में हम पैदा हुए, वो एक नंबर, और हमारी ज़िंदगी में नंबर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके पीछे का वो जो साइंस है, जिसे हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, हिंदी में अंक ज्योतिष बोलते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है, ये नंबर्स किस तरह से काम करते हैं और करते भी हैं या नहीं, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हमें देने वाले हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट यानी अंक ज्योतिषी श्री राजीव लीला रमानी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सो थैंक यू गौरव जी इस मंच पे बुलाने के लिए, और आपके इस मंच के द्वारा मैं उन सारे युवाओं को, उन सारे लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि नंबर्स हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह से इफेक्ट लेकर के आते हैं, और ये इफेक्ट हमारी लाइफ में कई बार पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं तो कई बार नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। नेगेटिव कोई नहीं चाहता, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है आज इस मंच के द्वारा मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मेरे जितने सवाल हैं न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए, उन सबके जवाब हम यहाँ पर आज लेने वाले हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि लोग जब मुश्किल में होते हैं तो जोशी के पास जाते हैं, आपके पास आते होंगे। आप गए थे या आप खुद सीख गए तो आप लोगों को भी बताने लगे? गौरव जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे आप सबको पता ही है कि हम जब भी अपनी पढ़ाई स्टडीज़ वगैरह को शुरू करते हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज हो, या फिर कोई डिग्री लेने के लिए जाते हैं, हर पेरेंट्स की ये एक मंशा होती है कि मेरा बेटा ही बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी या किसी भी ऐसे सेक्टर में जाएगा और बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी परिस्थितियाँ इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बदल देती है। जैसे कि आई हैव डन MBA इन फाइनेंस, और MBA इन फाइनेंस को करने के बाद मेरा पहला जॉब जो था वो मुंबई में लगा था, और मेरा मेन काम था किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के इन डेप्थ में जाना, वहाँ पर रिसर्च करना, उस रिसर्च को एक प्रेजेंटेशन देना होता था हमें फंड मैनेजर्स के आगे, और उसके बेसिस पे मार्केट में करोड़ एंड करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स होते थे। तो ये बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी का काम था। एंड वी ऑल नो कि शेयर मार्केट किस तरह से नंबर्स का इन्फ्लुएंस होता है, नंबर का गेम होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर देखें तो हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, और फिर हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और मैं जब किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में गया और उसकी बातें सब सुनकर मुझे इतना फैसिनेशन हुआ, मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि पहले भी नंबर्स का ही काम था और ये भी नंबर्स का काम है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ऐसी साइंस ज़रूर छुपी हुई है जो मुझे यहाँ पर अटैच कर रही है, जो मुझे खींच रही है। और जब मैं बहुत ही इन डेप्थ में गया इस पर्टिकुलर साइंस के बारे में, तो मैं खुद से हैरान रह गया कि हमारे शास्त्रों में इतनी सारी बातें दी हुई हैं, इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। अब ये सब जानने के बाद मुझे एक मौका मिला कि मैं लोगों के सामने आ सकूं, उनकी प्रॉब्लम, उनकी दुविधाओं को सुनकर जितना बेस्ट हो सके मैं उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकूं। अच्छा, पहले ही सवाल न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में तो समझ में आता है कि ग्रहों पर बेस्ड है, ग्रह कैसे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो होती है, उसके पीछे का वो साइंस है। न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है ये आपसे मुझे जानना है। सी सबसे पहले अगर मैं एक क्लाइंटल लेवल या कस्टमर लेवल के हिसाब से या आम जनता के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो आज मैं किसी ज्योतिष के पास जब भी जाता हूं और उसे मैं अपनी कुंडली दिखाता हूं, तो ज्योतिष जो अपनी गणना या रीडिंग देते हैं वो परफेक्टली एक्यूरेट देते हैं। पर बात यहाँ पर ये आती है कि कई बार आम इंसान को वो बातें समझ में नहीं आती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर किसी क्लाइंट को अगर मैंने उसकी पत्री देख करके ये बोला कि सर आपके 7वें घर में राहु बैठा है और 8वें घर में मंगल की केतु पर वक्री दृष्टि है, तो अब ये वक्री क्या होता है, ये कौन सा हाउस में कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग होता है, ये आम लोगों को समझ से बाहर होता है। लेकिन अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने अपनी तरफ से गणना तो 100% ठीक की है, लेकिन ऐसा नॉर्मल पर्सन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे बहुत गहराई से कनेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जहाँ पर ABCD 1 2 3 4 की अगर पैटर्न्स पर अगर आप बात करेंगे तो हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को भी समझ में आती है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का एक एनालिसिस होता है, उसी तरह से एनालिसिस यहाँ पर नंबर्स का भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि
हम यहाँ पर नंबर्स को एक प्लैनेट एसोसिएट किया हुआ है पुराने समय से, उसके हिसाब से हम इसकी गणना करते हैं। और जैसे कि आपका जो नाम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं उसके बीच की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को चेक करके हम जज करते हैं कि ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है या बुरे रिजल्ट्स दे रहा है। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में आपकी बर्थ डेट, आपकी पूरी डेट का टोटल और आपका जो नाम है, इन तीनों को मिलाकर आप लोग अपना एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली इसमें मैं बताना चाहूँगा कि देर आर 5 इंपॉर्टेंट प्राइमरी नंबर्स जिसे हम कंसीडर करते हैं। वो होता है सबसे पहले जैसे आपने बताया कि बर्थ नंबर, उसके बाद डेस्टिनी नंबर, फिर आता है आपका ज़ोडिएक साइन कि आपका बर्थ नंबर और नंबर किसको बोलते हैं? डेस्टिनी नंबर बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अंक होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, जब आप उसको ऐड करेंगे तो उसकी एक वैल्यू निकल करके आती है। उस वैल्यू को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। सो बर्थ नंबर जैसे आपका 24 का डेट ऑफ बर्थ है, 2 + 4 आपका 6 हो गया। और इसी तरह से किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 24/12/1980 है तो 2 + 4 + 1 + 2 + 1980 को सबको ऐड करेंगे तो 27 नंबर आएगा, जिसका टोटल 9। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हो जाता है 6 और 9 का कॉम्बिनेशन। अब 6 और 9 का कॉम्बिनेशन तो किसी महीने में भी हो सकता है। तो सेकंड फिर हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है ये किस राशि यानी किस ज़ोडिएक साइन में आ रहा है, क्योंकि ज़ोडिएक साइन का भी अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। एंड फोर्थ प्राइमरी नंबर इज लाइक आपका नेम नंबर, कि आपकी नेम नंबर का जो टोटल है वो किस टोटल पर है, किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमने सबसे पहले एनालाइज करना होता है, और उसके बाद फिर हम धीरे 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 इसके और भी डायसेक्शंस करते जाते हैं। तो इस साल का टोटल हो रहा है 2024 यानी 8। तो साल का सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? अब मैं अगर आपको बताऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे मतभेद होते हैं, बहुत सारी गणनाएं होती है कि 8 नंबर के साथ 5 नंबर अच्छा जाता है, 6 नंबर अच्छा जाता है। नो डाउट अबाउट इट। ये बेसिकली जैसे हम बात करते हैं कि 2024 का टोटल 8 नंबर पर आता है कि 5 और 6, ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं पर्सनलाइज अगर बात करूँ तो हर साल का कोई एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा पैसा लेकर के आता है, जो सबसे ज़्यादा भावनाओं को क्रिएट करता है, जो सबसे ज़्यादा आपको सक्सेस देता है किसी भी फील्ड में। जैसे कि 2023 में मैंने बताया था कि 11 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है उस साल के लिए। और हमने कई सारी उपलब्धियां भी देखी उस साल में कि 11 नंबर किस तरह से एक तरह से यू टर्न लेकर आए अपनी लाइफ पे। इसी तरह से ये मूल मंत्र है इस साल के लिए उन सारे आपके दर्शकों के लिए, और ये आप अपनी पर्सनल लाइफ पे यूज़ करके देखिएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये पर्टिकुलर नंबर्स आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, और वो पर्टिकुलर नंबर है 28 यानी 28 नंबर। लेकिन अब कई बार ऐसी भी धारणा होती है लोगों की कि 28 नंबर के पीछे ये तो विश्व क्रिएट करता है। तो हमने कई बार क्या किया हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ना एस्ट्रोलॉजी या दूसरी चीज़ों के साथ मिक्सअप किया है। देखिए एस्ट्रोलॉजी इस पूरी साइंस की जननी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के केस में अगर आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी हुआ, पामिस्ट्री हुई, या रेकी हुई, या वास्तु हुआ, ये उनके ब्रांचेस हैं। तो सबके अपने अपने गुण धर्म है, सबके अपने अपने कर्म है। अब आप अगर देखेंगे कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि 2 और 8, 2 नंबर चंद्र को, 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्र वाटर को रिप्रेजेंट करता है और शनिदेव लोहे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी लोहा और पानी साथ में आते हैं तो ये जंग क्रिएट होती है। यानी इस तरह के जो लोग होंगे ना, इनकी लाइफ में बड़ी मुश्किलें, बड़ी प्रॉब्लम आती है। नो डाउट अबाउट इट कि 28 की लाइफ में इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मज़ा तो संघर्ष करने के बाद ही फल खाने का होता है। और ये पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पैक्टफुल और पावरफुल नंबर जो है इस बार 28 का है। मैं आपसे वापस से बोलना चाहूँगा कि उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये 28 नंबर बहुत कुछ लेकर के आएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक और यहाँ पर हिंट देना चाहूँगा, हर महीने की 28 तारीख को आप देखना दुनिया भर में कोई ऐसी घटनाएं होंगी पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिकल एविडेंस बन जाएगा, हिस्टोरिकल एक इम्पैक्ट क्रिएट करके वहाँ पर छोड़ेगा। सो 28 इस साल का सबसे पावरफुल नंबर है। एक बड़ी घटना तो 28 जनवरी को भी हुई थी। मैंने अपना पॉडकास्ट को लॉन्च किया था और मेरा पहला पोस्टर मैंने उस दिन सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया था। अच्छा, ये जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो ये वन ऑफ मेरे जो करियर है उसका हिस्सा है। तो करियर की जब हम बात करें, क्योंकि लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है उनमें से एक है कि काम धंधा अच्छा चल रहा है कि नहीं। करियर को अगर हम देखें तो उसमें न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है? गौरव जी, इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि करियर के लिए न्यूमरोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो इसलिए भी होता है कि मान लीजिए कि आज हमारे सामने, आज हम पढ़ लिख जाते हैं, सब एक ड्रीम होता है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके सेक्शंस, आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे पैटर्न्स हमारे चेंज होते जाते हैं। बचपन में जो हमने सोचा स्कूल और कॉलेज लेवल के बाद वो सारे पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, और फिर हम एक अलग लाइन, एक अलग चीज़ को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर होता ये है कि आपके सामने 10 रास्ते होते हैं ओपन, पर हमें ये नहीं पता होता है कि किस रास्ते में हमने जाना है। कई बार सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से, कई बार अपने आसपास के दोस्तों को देख करके, कई बार हम कॉलेज या सोसाइटी के लोगों की बातें सुन करके हम अपने करियर को चूज़ करते हैं। लेकिन आप अगर अपने नंबर्स के हिसाब से जिस भी करियर को चूज़ करते हैं वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। तो 10 रास्ते आपके सामने, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ पर जाना है, पर आप क्या पकड़ोगे? बाईपास का रास्ता, क्योंकि फ्लैट है, स्मूथ है, बड़ी आराम से चलोगे। लेकिन वो रास्ता आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप ट्रैक्टर चला कर जा रहे हो। तो ट्रैक्टर का जो काम है वो किसान यानी खेत पे सबसे ज़्यादा वो
उपयुक्त हो सकता है, उपयोग दे सकता है। तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि उस 10 के जो 10 रास्ते हैं, आपके लिए ईश्वर ने कौन सा रास्ता चुना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट रास्ता होगा आपके करियर के हिसाब से। और जब आप उस पर्टिकुलर रास्ते पे चलते हो तो जो आपके अचीवमेंट्स हैं वो जल्दी आपको देखने को मिल जाता है, आपको सक्सेस जल्दी देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग को एक शांति मिलती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, वो मेरे फुल सेटिस्फेक्शन के हिसाब से है। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी की जो काउंसलिंग होती है यहाँ पर हम हर तरह के लेवल को लोगों को देते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े से बड़े जैसे लॉयर्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो उन्होंने भी कई बार अपनी लाइन चेंज की है जस्ट बिकॉज अबाउट द गाइडेंस जो हमने उनको दिया हुआ है। और जब उनको पैटर्न समझ में आया, सो दे आर डूइंग रियली ग्रेट। यानी कि नंबर्स जो हैं वो आपको दिशा दे सकते हैं और उस दिशा को चुनने में न्यूमरोलॉजी जो है वो एक बड़ा योगदान कर सकती है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला कि दिशा हम देते हैं लेकिन दशा आपको डिसाइड करनी होती है, यानी कर्म सबसे प्रधान है, कर्म हमने करना होता है। कई लोगों को ऐसा मानना होता है कि आज न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, इनकी चीज़ों को उपाय लेकर हम घर पर बैठेंगे और घर पर बैठे बैठे मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्टिकुलर साइंस आपको दिशा दिखाती है, आपको एक गाइडेंस देती है, उस गाइडेंस पर अगर आप अमल करते हो तो ज़रूर आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, करियर की बात तो हमने कर ली। लव लाइफ की जब बात आती है और ख़ासकर जब शादी की बात आती है तो एस्ट्रोलॉजी में तो कुंडली मिलवाते हैं और उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, उसमें क्या तरीका है कि लड़का लड़की एक दूसरे के लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे? सो गौरव भाई, मैं आपसे ही सबसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने भी सुना होगा कि किस तरह से शादी से पहले पत्रिका मिलान जो होता है ये हमारे शुरू से कल्चर में है। बिल्कुल। और पत्री में क्या होता है कि 36 गुण होते हैं, तो 36 गुणों में कितने गुण मिल रहे हैं उसके हिसाब से एनालिसिस करके उनको बताया जाता है। न्यूमरोलॉजी का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। 36 गुण तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 पैरामीटर ज़रूर होते हैं जिनको मिलाने के बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो लड़के का माइंडसेट है वो किस दिशा में जा रहा है, और लड़की की जो डिमांड्स है, लड़की का जो माइंडसेट है ये किस दिशा में जा रहा है। तो वहाँ पर एक बात हमेशा मैंने देखी है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि दो ऑपोजिट नेचर के लोग मिलते हैं ना, तो यहाँ पर बनती ज़्यादा है। जब दो सिमिलर नेचर के अगर मिलते हैं तो कई बार गाड़ियाँ चलती तो है लेकिन बोरिंग वे में हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दो सिमिलर नेचर के बीच में बातें इतनी ज़्यादा बनती हैं कि वो अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं एंड देन दे लुक आउट फॉर द सम अदर पार्टनर। और इस तरह के कई सारे केसेस आते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर होते हैं, या फिर आप देखेंगे कि जो डाइवोर्स और तलाक के केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, हम सबका काम होता है रिश्तों को जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। तो ये पर्टिकुलर साइंस में जो 8 से 10 पैरामीटर्स है, किसी भी शादी होने से पहले लड़के और लड़की की जो जन्म पत्री होती है, उनका जो बायोडेटा होता है, बहुत ही गहरा अध्ययन करके उनको बताया जाता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ का गाइडेंस और भी देते हैं कि मान लीजिए कि लड़की का नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से लड़की का नाम चेंज होता है, नाम वही रहता है, सरनेम चेंज हो जाता है वहाँ पर। अब सरनेम में भी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे आप अगर देखेंगे ऐश्वर्या राय थी, तो शादी के बाद उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन कर दिया। अब ऐश्वर्या राय उनको ज़्यादा सूट करेगा, ऐश्वर्या राय बच्चन, या ऐश्वर्या बच्चन ज़्यादा सूट करेगा, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इसी तरह से अब अनुष्का विराट कोहली के केस में अगर आप देखेंगे तो अनुष्का कोहली, अनुष्का विराट कोहली, या फिर अनुष्का विराट के नाम से अगर नाम अगर आता है तो कौन सा नाम सबसे बेस्ट सूट करेगा। तो इसमें न्यूमरोलॉजी के पैटर्न से हम सारी स्टडी करके उनको ये सारी चीज़ों का गाइडेंस देते हैं। इसके अलावा आपके जितने व्यूअर्स हैं, मैं इनको एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, और ये रियल टाइम में आप लोग अप्लाई भी करके देखिएगा। मेरा ये मानना है कि पूरे न्यूमरोलॉजी सिस्टम में 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जो लड़के और लड़की के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 3 नंबर किस्मत का होता है, 3 नंबर एक्सपेंशन का होता है। सो एक्सपेंशन आपके काम धंधे से भी हो सकता है, एक्सपेंशन आपके परिवार में भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़के के पास 3 नंबर नहीं है और लड़की के पास 3 नंबर है, तो हम क्या बोलते हैं कि लड़की की जब शादी हुई, घर पर आई है, तो अपने साथ धन लेकर आई है, यश लेकर आई है, कीर्ति लेकर के आई है। सो 3 नंबर एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, पावरफुल माना जाता है। और दोनों के बीच अगर 3 नंबर अगर नहीं है तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि उनके जो आने वाली संतान है, अगर उसमें अगर 3 नंबर का कहीं अगर इन्वॉल्वमेंट अगर हो सकता है तो वहाँ पर होना चाहिए। सो 3 नंबर एक ऐसा है जो मजबूती बनाकर रखता है रिश्तों के बीच में, और 3 नंबर ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए भी माना जाता है। सो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मैं आपके समक्ष आपको बता रहा हूँ, पर इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग लाइक मैट्रिमोनी के हिसाब से। जब बात शादी की चल रही है, शादी की बात जब भी इस देश में चलती है तो एक सवाल ज़रूर आता है, सलमान खान की शादी कब होगी? जैसे एक वक्त था जब सचिन तेंदुलकर साहब का 100वें शतक की बात हो रही थी। अब जहाँ तक मुझे याद है, सलमान खान की जो DOB है उसका टोटल है 6, और मैंने सुना है 6 नंबर तो शादी कराने में उल्टा हेल्प करता है। तो फिर भाई की शादी क्यों नहीं हो रही?
बिल्कुल ठीक सवाल और बहुत ही अच्छा, और ये हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन भी एक तरह से हम मान सकते हैं यहाँ पर कि सलमान भाई की शादी क्यों नहीं हो रही है। सो कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन में देखा गया है। अच्छा, जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी की या किसी पर्टिकुलर साइंस की, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, आपका मेडिकल साइंस हो या स्टॉक मार्केट हो, इकोनॉमी हो, एक्यूरेसी इज ऑलवेज अराउंड 70 to 75%। 100% एक्यूरेसी सिर्फ ईश्वर के हाथ में होती है। सो आज कई लोगों को अगर आप देखेंगे, बात करते हैं कि 6 नंबर शादियाँ कराता है, बिकॉज शुक्र का नंबर है। शुक्र यानी वीनस, तो कहीं ना कहीं प्रेम को बढ़ाता है, कनेक्शंस को इंक्रीज करता है और शादियों में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन ऐसी कई बार केसेस में अगर आप देखोगे, खासकर ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एंड इसमें अगर आप देखेंगे कि जिसका भी डेस्टिनी नंबर का टोटल 33 नंबर पर अगर आता है तो कई केसेस में प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली है। जैसे कि सलमान भाई का अगर आप डेट ऑफ बर्थ का टोटल देखेंगे तो 33 पर है। राहुल गांधी जी का भी अगर आप देखेंगे, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की तो उनका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 33 पर आता है। सुनंदा पुष्कर जो थी या शशि थरूर जी जो है, उनका भी टोटल 33 का है। या फिर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे शाइनी आहूजा का भी नंबर 33 पर आता है। सो 33 का डेस्टिनी नंबर किसी के पास भी अगर होता है ना, तो उनकी लव मैटर की लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी 33 नंबर के लोग होंगे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। अब यहाँ पर एक जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें तो लाखों लोगों ने जन्म लिया होगा, फिर यहाँ पर एनालिसिस होता है आपके नाम के अंदर का। तो जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, वही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन अगर आपके नाम के अंदर भी होती है तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। सो 33 में बाकी सारे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बहुत अच्छी शादियां भी हुई हैं और उनके अच्छे रिलेशन भी चल रहे हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं इशूज़ और लाइफ भी देखने को मिल सकता है। वी होप कि सोनाक्षी सिन्हा का भी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो 33 पर है, और हम सब आने वाले टाइम में भी जल्दी देखेंगे कि किस तरह से बैंड बाजा बारात वाली जो चीज़ है उनके घर तक आएगी। वैसे जनता जो है वो तो सलमान भाई की भी शादी का ज़्यादा वेट कर रही है, बाकी देखते हैं कि कब तक उनकी शादी होती है। और छोटा सा एक और पॉइंट गौरव जी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि कई केसेस में देखा गया कि जिसका भी डेस्टिनी नंबर 33 नंबर पर आता है, लेकिन उनके फर्स्ट बर्थ नंबर में किसी न किसी तरह से अगर 9 नंबर आ जाता है तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। लेकिन अगेन आपके व्यूअर्स को बोलूँगा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से एनालिसिस मत करना। ये एक तरह से डॉक्टरी का सर्जरी जैसा पेशा होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर इन किया जाता है। तो सिर्फ 33 नंबर आपके पास है, आपकी शादी होगी नहीं होगी, इस पर विचार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको हमने गो थ्रू करना होता है। ओके अच्छा, 1 तारीख को कोई जन्मा हो तो भी उसका नंबर 1, 10 को जन्मा है तो भी, 19 को जन्मा है तो भी, और 28 को जन्मा है तो भी। तो इस केस में फिर न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, क्योंकि सबका तो टोटल एक ही हो गया ना। बिल्कुल ठीक बात है, और बहुत ही एक तरह से आपने बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका जो जवाब मैं देने जा रहा हूँ, इसको आप सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि इसको ध्यान से सुने ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ सारे के सारे अंकों के बीच में। सो किसी भी नेटिव का जन्म अगर 1, 10, 19, 28 को हुआ है, या फिर आप मानेंगे कि किसी का नाम 37 या 46 पर है, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो हम सब जानते हैं कि इन सब का टोटल नंबर 1 पर आता है और एक नंबर राजा का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 1 और 10 तारीख को जन्मे लोग ही राजा की क्वालिटी उनके अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन जो 28 तारीख को जन्मा है या 19 तारीख को जन्मा है उनके अंदर क्वालिटीज़ डिफरेंट होती है। सो जो 19 तारीख को जिसने जन्म लिया वो एक शहंशाह, एक बादशाह की तरह होता है। इसी तरह से जो 28 नंबर वाला है वो ना तो राजा होता है ना बादशाह होता है, वो एक लीडर होता है। तो लीडर का काम क्या होता है, खुद आगे बढ़ना और अपने सारे साथ में एम्प्लॉइज़ और स्टाफ और जनता को साथ में लेकर के चलना। इसी तरह से और 37, 46 के बीच का अगर आप देखेंगे, 37 नंबर वाला पर्सन बहुत ज़्यादा ज्ञानी आपको दिखेगा। दूसरा, किसी भी केस में आप 37 नंबर, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि किसी भी उद्योगपति के संतान को या उद्योगपति को 37 नंबर नाम नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये रंग से आपको राजा बनाता है। तो किसी गरीब वर्ग के इंसान को या मध्य वर्ग के इंसान को आप 37 नंबर पर नाम देते हो तो नीचे से ऊपर आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये रंग से राजा आपको बनाता है। लेकिन 46 नंबर जो है ना, अब ये आप टाटा बिरला, अंबानी, अदानी के बच्चों को दे सकते हो और या फिर किसी भी आम इंसान को दे सकते हो, क्योंकि 46 का जो इन्फ्लुएंस होता है ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि कोई क्लाइंट अगर मेरे पास आता है, वो ये बोलता है कि मेरे इतने डायमीटर के अंदर यानी इतने क्षेत्रफल के अंदर, यानी हमारा हिंदुस्तान के अंदर नेम फेम बहुत है, लेकिन अब हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है और मुझे पूरी दुनिया भर में अपना नाम कमाना है, तो उस केस में 46 वहाँ पर हेल्प करता है। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इन सारे नंबर के जो व्याख्यान है, जो इनके इंटरप्रिटेशन है, टोटली यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और सवाल मुझे आ रहा है दिमाग में कि न्यूमरोलॉजी में नाम को जब चेंज करना है तब तो पूरा नाम कंसिडर करते हैं, लेकिन जनरली हम किसी को बुलाते उसके नाम से, जैसे मुझे या आपको आपके दोस्त राजीव बोलते होंगे, ऐसे तो नहीं बोलते होंगे कि हाय राजीव लीला रवानी कैसे हो। करेक्ट। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जब नाम पूरा कंसिडर किया जा रहा है तो फिर सिर्फ आगे का नाम को चेंज करना या पीछे के नाम को या प्रॉपर दोनों को मिला के नाम को चेंज करना, कैसे काम करना होता है? सो इस तरह के कई बार सवाल आते हैं कि
हमने पूरा नाम तो चेंज करना होता है, लेकिन हम जब सामने वाले इंसान को बुलाते हैं तो फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट नेम का जो टोटल है उसकी जो वाइब्रेशंस होती है पावरफुल होना चाहिए, पर ऐसा कुछ हद तक नहीं या काफ़ी हद तक नहीं है। वो इसलिए भी कि चलिए गौरव भाई, मैं आपसे ना एक सवाल पूछता हूँ, अमिताभ, शाहरुख, सलमान, ये कौन है? एक्टर। आपके दिमाग में पहले एक्टर आया, लेकिन मैंने सरनेम नहीं लिया, मैंने सिर्फ फर्स्ट नाम लिया। बिल्कुल। ये तो मेरे पड़ोसी भी हो सकते हैं, मेरे पड़ोस में भी कोई अमिताभ नाम का, शाहरुख नाम का, सलमान का नाम का हो ही सकता है। लेकिन क्या होता है कि पूरा नाम की पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा फेमस है आज दुनिया भर में, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान को हर कोई जानता है। तो जब भी हम बात करते हैं, जब इनका फर्स्ट नेम लेकर आते हैं, तो इन्होंने जो नेम फेम पूरे नाम से कमाया, आज छोटे नाम से, फर्स्ट नेम से इनका कनेक्शन बैठता है वहाँ पर। तो कल को अगर कोई बोलेगा कि पॉडकास्ट अगर हमने कराना है, तो अगर मैं बोलूँगा आपका पूरे नाम को लेकर के, तो वो इम्पैक्ट जो आप अपने पूरे नाम से क्रिएट करोगे, तो जब भी कोई बोलेगा कि अरे पॉडकास्ट करना है तो आप गौरव भाई के पास जाओ, तो गौरव यानी फिर सिर्फ आप ही के हिसाब से वो चीज़ें करेक्ट होंगी। तो फुल नाम का जो इंप्रेशन होता है ये सबसे पावरफुल होता है। देखिए हमारा जो पहला नाम होता है वो मेरी पर्सनैलिटी को दर्शाएगा, लेकिन मेरा सरनेम पीछे लग जाने से क्या होगा, वो हमारे पितरों का आशीर्वाद है, वो पितरों से हेरिडिटी के हिसाब से वो लगातार चलता हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स होती है। तो मैं एज एन इंडिविजुअल प्लस मेरी ब्लेसिंग्स यानी हेरिडिटी यानी पितरों की ब्लेसिंग, जब ये दोनों कंबाइन होकर एक पावरफुल टोटल पर आते हैं, तो इसके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं। ओके, मतलब कि कंसीडर पूरे नाम को किया जाता है। पूरी तरह से, पूरी तरह से। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने अपने लास्ट नेम को नहीं लगाना है, तो आप अगर देखेंगे कि उनकी लाइफ में भी बड़े चैलेंजेस आते हैं। नो डाउट उन्होंने पैसा कमा लिया होगा, लेकिन एक मानसिक जो सुख होता है कई बार देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे इंडिया में भी कई एग्जांपल्स हैं, बाहर भी कई एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ के एग्जांपल मैं नहीं देना चाहूँगा, बट वैसे अगर आप देखोगे कि शकीरा हुई है, मैडोना हुई है, इस तरह के कई सारी पर्सनालिटीज़ हैं जो सिर्फ फर्स्ट नेम को सबसे ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करते हैं। इनकी लाइफ में पैसा तो आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जो सुख होता है उससे विचलित होने को देखने को मिल सकता है। अच्छा, किसी भी तरह का ज्योतिष हो, भविष्य की जानने की वजह से ही लोग उससे जुड़ते हैं। आपने 2023 बीते साल में कोई ऐसी भविष्यवाणी करी या ऐसा कुछ बताया, प्रेडिक्शन, जो सच हुआ? गौरव भाई 2023 से पहले मैं आपको और पीछे लेना चाहूँगा, बिकॉज भविष्यवाणी करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और कभी भी आप भविष्यवाणी करते हो ना, तो आपके मन में एक फियर फैक्टर भी होता है कि कहीं ये भविष्यवाणी गलत नहीं हो गई तो गलत या हो फिर गई तो लोग क्या बोलेंगे और फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये पर्टिकुलर सोच सोच के ना मैंने अपने 2-3 साल वेस्ट कर दिए, क्योंकि 17, 18, 19 में जब मैंने पहली बार सोचा कि मुझे फोरकास्ट या प्रेडिक्शंस करनी चाहिए, लेकिन मन में इस तरह का डर सताता था कि अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या होगा। एक्जैक्टली। और कहीं ना कहीं फिर लोग आपको अनफॉलो करना शुरू करेंगे या फिर आपके बारे में 10 बातें बनाएंगे, लेकिन डर के आगे जैसे जीत होती है। तो मैंने 2020 से पहले इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2020, 21, 22 में जब मैंने पहली बार शुरुआत की ना, तो मेरी जो प्रेडिक्शन की जो एक्यूरेसी थी दैट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन आल्सो, एंड इट वाज समवेयर अराउंड 70-75% के आसपास, जो अपने आप में बहुत पावरफुल और अच्छी है। हम सब में, इंसानों में एक खासियत होती है कि 70-75% की जो एक्यूरेसी होती है अच्छी मानी जाती है। इसके ऊपर सिर्फ नास्ट्राडामस ही है और कुछ 1-2 पर्सनैलिटीज है जिनकी 90% तक गई है। लेकिन अगर प्रेडिक्शन की बात करूं 2023 की, तो वहाँ पर ऑफकोर्स मैंने एक बात बोला था कि 2023 में अगर आप देखेंगे तो 2023 किसका होता है, लाइक अगर 7 नंबर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च एनालिसिस का, नई नई चीज़ों का, नई क्रिएटिविटी का। और इसमें भी बताया गया था कि किस तरह से आधुनिक युग में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो हमने एआई के रूप में देखा। आज अगर आप देखेंगे कि मैन पावर किस तरह से कम होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, सो इसका प्रेडिक्शन 2023 में से पहले ही किया गया था, यानी 2022 के लास्ट में। और इसी तरह से 2023 7 नंबर के केस में अगर आप देखेंगे तो कई बार ये इस तरह की धारणा क्रिएट करता है कि आपको साइको बना देता है, साइकिक बना देता है। तो पूरे विश्व भर में आपने देखा होगा 2023 में इस तरह की कई सिचुएशंस, कई न्यूज़ आपको सुनने में आई होगी कि किसी इंसान ने सरेआम गोली चला दी किसी मॉल के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, या किसी ने पागलपन में किसी को मार डाला। तो ये जो यूनिवर्स की जो एनर्जीज होती है ना, ये बहुत हद तक प्रभावित करती है। सिमिलर केस में अगर आप 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी एनर्जी है 8 नंबर की, और 8 नंबर हम सब जानते हैं कि कर्म प्रधान होता है। तो हमारे जो 9 साल के पिछले कर्म थे उसका रिजल्ट ये 2024 में हम सबको मिलने वाला है। सो ब्रह्मांड की ऊर्जा कौन सी है? शनिदेव की है, जो कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। सो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। 2024 का ये जो साल है, शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं आम जनता को, मासिस को, पब्लिक को। तो आप देखना कि इस बार की जितनी भी नीतियाँ आएंगी, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, कायदे कानून वगैरह आएंगे सरकार की तरफ से, ये मासिस को अपील करने के लिए आएंगे। इसलिए नहीं सिर्फ इलेक्शन है, लेकिन ये नंबर ही ऐसा है। 8 नंबर वाला कोई भी अगर व्यक्ति अगर होगा तो वो भी देखना कि किसी 1 या 2 उद्योगपतियों को या सेक्टर को प्रभावित करने के लिए नहीं करेगा कोई काम, ये मासिस को लेकर के चलता है। इत्तेफाक की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी अगर आप देखेंगे तो 17 नंबर यानी 8 नंबर से रूल करते हैं। ये साल भी अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर से रूल होता है। तो इस बार देश में इस तरह की कई नीतियाँ आएंगी जो मासिस के लिए होंगी, जो गरीब वर्ग के लिए होंगी, जो मध्य वर्ग के लिए होंगी। दूसरा, 2024 यानी एक तरह से देखेंगे तो कड़क कानून लाना,
अब ये हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनसे रिलेटेड टैक्सेशन को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट आने वाले समय में हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि 2024 में इस बार खासकर अगर आप वेदर के हिसाब से अगर हम देखें तो वेदर में भी आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। आपने कुछ हद तक 2 या 3 महीनों में एनालाइज किया होगा कि सर्दियों के टाइम पर ज़्यादा गर्मी या गर्मी के मौसम में एकदम से ज़्यादा ठंड का होना, यानी दिन और रात का जो टेम्परेचर एकदम सुबह और रात का टेम्परेचर एकदम कूल और दिन का एकदम गर्मी वाला। अभी रिसेंट में आपको अगर न्यूज़ ध्यान में होगी तो दुबई में ऐसी बारिश हुई जहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अब दुबई जैसे शहर में कोई सोच सकता है या ऐसी जगह पर कोई सोच सकता है कि इतनी बारिश होगी? तो जहाँ पर बारिश होने की संभावना है वहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होंगी, या जो ठंड के इलाके हैं वहाँ गर्मियाँ ज़्यादा होंगी, और जो गर्मी वाले इलाके हैं वहाँ ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक तरह से आप बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलिए या ग्लोबल वार्निंग बोलिए, ये किसी भी हद तक 2008 में देखने को मिल सकता है। आने वाले गर्मियों में भी आपको देखने को मिलेगा कि मई जून में जब तीव्रता से जब ये गर्मियाँ शुरू होंगी, हो सकता है आपको बारिशें देखने का मौसम मिल जाए, और उन बारिशों में ओले गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पर्टिकुलर नंबर के जो इंडिकेशन है कहीं ना कहीं इस तरह से जा रहा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे मैं हमेशा से इस साल के लिए बोलता हुआ आ रहा हूँ कि गड़ा हुआ धन जो होता है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई पुराना धन हुआ या कोई पुरानी मूर्तियाँ जैसे होती है, या फिर कोई शहर बसा हुआ, मतलब जो ज़मीन के नीचे था आज से हज़ारों सालों पहले का, वो भी नीचे ज़मीन के अंदर से आपको खुदाई में ये सब चीज़ें निकल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीज़ें हमें ये साल में देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की जब भी कोई घटना घटे भाई, तो राजीव सर को एक बार याद कर लेना अपन क्योंकि उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी है कि मौसम में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप चादर ओढ़ के सोएं या फिर रज़ाई ओढ़कर, और हो सकता है जब आप ये डिसाइड करेंगे क्या ओढ़कर सोना है तो सुबह ये समझ में नहीं आए कि बाहर क्या पहन के निकले, क्योंकि हो सकता है बारिश हो रही हो। और यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि खासकर हमने उन चीज़ों का भी देखना है जो हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पुराने महल होते हैं, पुरानी कोई भी चीज़ जो आज से 100, 200, 300 साल पुरानी की बिल्टअप है, उनके डैमेज होने के इस बार के चांसेस आता है। उसमें अग्नि प्रभावित होना, अग्नि से डैमेज होना, या फिर किसी कारण से उनका प्लिंथ लेवल वीक पड़ने के कारण से जो पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है वो थोड़ा सा हमने ध्यान देना होगा, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा इशू दिख रहा है। ओके अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि न्यूमरोलॉजी अब यूज़ कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए या नहीं, टैरो कार्ड रीडिंग जो करवाते हैं वो सोचते होंगे कि मैं तो ये कर रहा हूँ तो न्यूमरोलॉजी करूँ या नहीं, तो ये सब कुछ एक साथ में किया जा सकता है क्या? अब इस तरह की धारणा तो ईश्वर में भी आती है कि हमने विष्णु जी की पूजा करनी है, कृष्ण जी की करनी है, श्री राम जी की करनी है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपका की आस्था हो, जिससे ज़्यादा आपका डीप कनेक्शन हो। आज की डेट पे हम आयुर्वेदिक भी कराते हैं, एलोपैथिक भी कराते हैं। इसी तरह से स्कूल में जब स्टडीज़ करने जाते हैं तो आपका CBSE भी है, ICSE बोर्ड भी है, कैम्ब्रिज बोर्ड भी है, तो अलग अलग तरीके के हैं। तो हर साइंस में वेरिएशंस इसलिए भी होते हैं क्योंकि सबकी अपनी स्टडीज़ होती है, सबके अपने पैरामीटर्स होते हैं, और कोई भी इसमें गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह ठीक है, वास्तु अपनी जगह पर ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके जन्मदिन से लेकर के जो भी ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है उसकी पिक्चर लेकर के आपकी सारी गणना की जाती है, और ये डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प भी करती है। वास्तु क्या होता है कि आप जिस स्पेस में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, जिस एनर्जी के आवास में रहते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें इफेक्ट करती है, तो उसके हिसाब से गणना की जाती है। न्यूमरोलॉजी का सिस्टम बड़ा ईजी है। आप जहाँ जा रहे हैं आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा वहाँ आपके साथ में ट्रैवल कर रही है। सो न्यूमरोलॉजी आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि आज इसकी अवेयरनेस भी लोगों के बीच में बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट भी बड़े अमेजिंग से जो पुराने समय से हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब मीडिया के ज़रिए, आप जैसे लोगों के ज़रिए जो इस मंच में इस तरह के जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं उसके जरिए आप लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि न्यूमरोलॉजी का क्रेज़ भी बढ़ रहा है, एंड नो डाउट अबाउट इट कि इसके रिजल्ट्स बड़े अमेजिंग से होते हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि दो चीज़ें एक साथ की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती हैं, बिल्कुल की जा सकती हैं। कुछ हद तक जो हेल्प है आप एस्ट्रो और न्यूमरो की भी ले सकते हैं, कुछ हद तक आप वास्तु और न्यूमरो की भी ले सकते हैं। सो कोई बुराई नहीं है उसमें। अच्छा, डेट का नंबर हो गया जिस दिन हम पैदा हुए, हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, जिसको टोटल बना के डेस्टिनी नंबर बोला, वो हो गया। लेकिन क्या हमारे मोबाइल का जो अनलॉक कोड है, या हमारे मोबाइल का नंबर है, कार का नंबर है, इस पर भी लोग अभी बहुत ध्यान देते हैं, तो क्या ये सारे नंबर्स भी एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ पर किसी तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं? गौरव भाई, आप तो रेडियो से जुड़े हुए हैं, आपको पता है जुड़ा हुआ था बिल्कुल बिल्कुल। सो आपको पता ही होगा कि किस तरह से रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जाकर के रुक जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलती है। बिल्कुल सही कहा। हम सबके साथ भी ऐसा ही है कि हमारी जो ऊर्जा होती है किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर आकर हमें उसका पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि बचपन में हम सब ने क्या किया था कि जब दूरदर्शन के टेलीकास्ट प्रॉपर्ली नहीं होते थे तो हम एंटीने को घुमाते थे और एक डायरेक्शन में जाकर वो पर्टिकुलर आने लगता था, वाइब्रेशन हमें कैच करती थी। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी उसी
एंटीने की तरह है, लेकिन वो खास नंबर अगर आपको पता पड़ जाए आपके हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आप भी इस लाइफ में वंडर्स कर सकते हो। तो नो डाउट कि आपके जो पिन के पासवर्ड है, आपके जो गाड़ी के नंबर होते हैं, गाड़ी के नंबर में आपने देखा ही होगा, आप फैंसी परिवहन की वेबसाइट गवर्नमेंट की ऑफिशियली उठा करके देख लीजिए, महंगे नंबर। महंगे से महंगे 15,000, 20,000, 25,000, 1-2 लाख तक जाते हैं। बिडिंग प्रोसेस इतने हाई होते हैं। मैंने तो एक गाड़ी ऐसी देखी, उसका नंबर वीआईपी था और गाड़ी बहुत छोटी थी, मतलब जितने की गाड़ी नहीं होगी उससे ज़्यादा महंगा तो तो उसका लोग नंबर तो होगा। आजकल टू व्हीलर्स को भी ऐसे करते हैं। आप फोर व्हीलर्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, टू व्हीलर्स को भी अगर आप देखेंगे तो वीआईपी नंबर्स आपको देखने को तो मिलेंगे। ये सारे नंबर इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल करते हैं, और इससे आम जनता को तो फायदा है, सरकार को भी, और सबका फायदा हो रहा सबका ही फायदा है एक तरह से अगर आप देखेंगे।